आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी इंतखाबात का पहला मरहला, कुल 11 अजला की 58 सीटें और इन तमाम 58 सीटों पर तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों की किस्मत का एक तरह से फैसला अवाम कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि तस्वीर क्या 2017 जैसी होगी या 2017 से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि 2017 के जो इंतखाबात थे उसके नतायज बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहे थे। बल्कि यूं कहा जाए कि 2017 के नतीजे बीजेपी के हक में एक तरफा गए थे। क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था 2017 यूपी असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सबकी कारकर्दगी मायूस कुन रही थी। लेकिन इन 5 सालों में क्या वाकई में बड़ा बदलाव आया है, या वो कौन से बड़े फैक्टर हैं जो इन 5 सालों में जिन्हें बदलाव के तौर पर देखा जाए। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी की हम बात करते हैं, जिन 58 सीटों पर पोलिंग हुई इनमें जाट मुस्लिम फैक्टर को बहुत अहम माना जा रहा है। और इसके अलावा जो किसान तहरीक हुई, किसान तहरीक चली, लंबी किसान तहरीक थी, क्या यह एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? इसके अलावा महंगाई, तरक्की, रोजगार, तालीम, सेहत, इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं। और इसके अलावा अवाम के अपने बुनियादी इश्यूज भी होते हैं जिन्हें अवाम जहन में रखकर आज जिन्होंने वोट किया है, क्या ये तमाम बदलाव की शक्ल इख्तियार कर पाएंगे और क्या यही एक बड़ा बदलाव होगा? और इसके अलावा जो एक बड़ा फैक्टर इस बार के इंतखाबात में या पहले मरहले में है वो आरएलडी समाजवादी पार्टी का एक साथ आना। और 2017 में यह इत्तेहाद नहीं था, लेकिन 2022 में यह इत्तेहाद है। तो क्या यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा बीजेपी के खिलाफ? इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रेम कुमार साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। प्रेम कुमार साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ हरिहर रघुवंशी जी हैं जो कि बीजेपी तर्जुमान है, अक्सर हमारे साथ आप भी डिबेट में जुड़ते हैं। हरिहर रघुवंशी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं प्रेम कुमार साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ और मेहमान, डिबेट जैसे आगे बढ़ेगी, बहस आगे बढ़ेगी, कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रेम कुमार जी, पहला मरहला यानी कि बीजेपी के लिए पहला और बड़ा इम्तिहान। बिल्कुल, ये पहला भी है और बड़ा भी है इस वजह से कि आप जानते हैं कि 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है, पहला चरण है। 53 सीटें बीजेपी के पास पहले से हैं। और हम ये भी देखें कि आज प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी सहारनपुर से इस बात के लिए पहले चरण के मतदाताओं से खेद जताया है, माफी मांगी है कि वो उनके बीच चुनाव प्रचार के दौरान नहीं आ पाए। लेकिन इसके कारण को भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जिस दिन धूप खिली हुई थी उस दिन मौसम खराब है बोलकर प्रधानमंत्री जी नहीं आए, जबकि फिरोजपुर में जाने के लिए वो सड़क पर निकल पड़ते हैं। वहां के मुख्यमंत्री को लानत भेजते हैं कि मैं सुरक्षित निकल आया। और लेकिन दिल्ली से बिजनौर की यात्रा वो नहीं कर सकते थे ट्रैवल सड़क मार्ग से, ऐसा भी संभव नहीं था। लेकिन कारण स्पष्ट है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 10 से 12 उदाहरण ऐसे हैं जहां पर कि खदेड़ा गया। और यहाँ एक छोटी बात नहीं होती खदेड़ना। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, उसके नेता को अगर खदेड़ा जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, तो ये एक टेम्परामेंट बताता है। और ये टेम्परामेंट किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि का है, ये भी सबसे छुपा हुआ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात के कल की बात है, कल ही नरेश टिकैत जी ने ट्वीट किया कि वोट की चोट करो। इससे पहले किसानों का रुख, जो उनका रुख ये था कि हम किसी के साथ नहीं हैं, आपको जहां वोट करना है कीजिए। लेकिन कल जो उनका ट्वीट आया कि वोट की चोट करना, तो ये जाहिर है कि इसका मैसेज स्पष्ट है कि सरकार के खिलाफ वोट करना है। तो वो भी इस इलाके में दिख रहा है। अब ये क्यों दिख रहा है, मैं आपको वोटिंग परसेंटेज पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिलाऊं तो उससे नजर आता है। आपको अभी अभी का लेटेस्ट जो वोटर टर्नआउट्स के ऐप में जो आता है चुनाव आयोग की ओर से, उसके हिसाब से बताऊं तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में है। और सबसे ज्यादा
वोटिंग परसेंटेज 41% शामली और उसके आसपास के जिलों में है। तो ये 28% गौतम बुद्ध नगर में और शामली में 41%, 13% का फर्क है। इस फर्क को हम लोग शाम में इसका एनालाइज करेंगे कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी मुफीद मानी जा रही है, यहां पर वोट प्रतिशत कम है, यानी बीजेपी के गढ़ में वोट के लिए उत्साह नहीं दिख रहा है। जबकि शामली, जहां किसान का प्रभाव ज्यादा है, वहां पर वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अगर ये ट्रेंड शाम तक और स्पष्ट रूप से दिखा तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि वोट प्रतिशत पिछले बार 64% करीब था, तो उससे ज्यादा होगा। और अगर ज्यादा हुआ तो ये बदलाव का वोट होगा। ये हम शाम तक कंक्लूसिव रूप में बोल पाएंगे। फिलहाल जस्ट ट्रेंड दिख रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। जी नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी इस पर कहना कुछ जल्दबाजी होगी, क्योंकि सुबह में मौसम भी खराब था, लोग देर से घर से निकले और जैसे जैसे अब दिन चढ़ रहा है, क्योंकि अब 1 घंटे के बाद फिर शाम होनी शुरू हो जाएगी, कि जिस वेस्टर्न यूपी की हम बात कर रहे हैं। मैं हरिहर रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा। हरिहर रघुवंशी जी, क्या वाकई में बीजेपी को मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि 2017 में आपने क्लीन स्वीप किया था, आपके सामने कोई नहीं था, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस सबने हथियार डाल दिए थे। लेकिन इस बार बीजेपी को क्या वाकई में इस बार भी मेहनत करनी पड़ी? जो पिच 2017 में आपको मिली थी, जो माहौल 2017 में मिला था, क्या उसके मुकाबले में बीजेपी को इस बार मेहनत करनी पड़ी है? अब्बू भाई, भारतीय जनता पार्टी मेहनत पूरे सालों साल करती रहती, सिर्फ चुनाव के लिए मेहनत नहीं करती। वो हमेशा लगी रहती है लोगों के काम के लिए। और जो 2017 की बात हो रही है, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने उसके शासन को नहीं देखा था। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन को लोगों ने देखा है कि किस तरह से बहुत लंबे अरसे बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, भव्य उत्तर प्रदेश, दिव्य उत्तर प्रदेश, कानून का राज कायम करने वाले उत्तर प्रदेश के लिए मतदान कर रहा है। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में, मैं सुबह से और दूसरे चैनलों पे भी था, उनके ग्राउंड जीरो से सारे रिपोर्टर सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हम अच्छे प्रशासन के लिए वोट कर रहे हैं, हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं। खुल के मतदाता चैनल्स पे रिपोर्टर्स के सामने बोलने के लिए तैयार हैं। और बड़ी संख्या में महिलाओं ने, बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आप ये मान के चलिए अब्बू भाई कि चाहे किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का युवा है, उसको एक सुरक्षित वातावरण मिला है उत्तर प्रदेश में, इसको कोई नकार नहीं सकता। हमारी बहन बेटियों को तो रघुवंशी जी, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही। बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी के जितने एमएलएस थे उन्होंने काम किया है, तो एक चीज मुझे यह समझाइए, फिर बीजेपी को अपने 19 जीते हुए उम्मीदवारों को बदलना क्यों पड़ा? देखिए अब्बू भाई, उम्मीदवारों को बदलना एक प्रक्रिया होती है हर पार्टी की। वो पार्टी अपने तरह से आकलन करती है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको मैदान में उतारना है, किसको संगठन में काम करवाना है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसका सिर्फ ये कारण नहीं होता कि उनकी कोई परफॉर्मेंस खराब है या उसका कोई और है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनावी प्रक्रिया से हटके संगठन में बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, संगठन वाले फिर फील्ड में काम करते हैं। ये हमारी पार्टी की एक परंपरा है और इस हिसाब से फैसले होते हैं, उसका कोई और मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर प्रचंड मतदान करने के लिए आतुर है, खासतौर से युवा, महिलाएं, चाहे किसी भी, आज अब्बू भाई कोई ऐसा किसी को बरगला नहीं सकता। कोई ये कहे कि योगी ने विकास नहीं किया या मोदी सरकार ने लोगों को डिलीवर नहीं किया कुछ, तो आज का युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। आज गूगल है, इंटरनेट है, सब सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 1 मिनट में चीजों को लोग पता कर लेते हैं। पता चला एक एक घर में डिवाइड वोटर भी हैं। आज बड़ी संख्या में लोग, चाहे वो अधेड़ उम्र के हों, चाहे वो युवा उम्र के हों, चाहे वो कहीं किसी भी तबके के लोग हों, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर मतदान कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम सारे चैनल्स के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे जाके, नहीं देखिए, दावे तो तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं। अब नतीजा रघुवंशी जी, आपको खुद पता है कि 10 मार्च को
जब नतीजे आना शुरू होंगे तब पता चलेगा कि आवाम के मूड में क्या था या आवाम के जहनों में क्या चल रहा था, आवाम क्या सोचकर वो वोट करने गए थे और आवाम ने क्या कुछ जमीन पर देखा था और उसे देखकर वोट करने के लिए निकले थे। मैं प्रेम कुमार सर एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि 2017 में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, पहले से बीजेपी ने कोई चेहरा सामने नहीं रखा था कि योगी होंगे या कौन होंगे। 2022 में हम देख रहे हैं कि एक चेहरा सामने है, बीजेपी ने कहा कि योगी ही की क़यादत में हम चुनाव लड़ रहे हैं और यही वजीर आला होंगे। इस फर्क को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस फर्क को अबू जी रघुवंशी जी जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो जो उन्होंने काम किया वो फर्क होना चाहिए, पर मैं एक दूसरा नजरिया देता हूं कि इस फर्क को इस रूप में देखा जाए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सहयोगी दल थे, आज सहयोगी दल उनसे दूर हो चुके। पिछले चुनाव में किसान आंदोलन की नाराजगी नहीं थी, आज किसान आंदोलन की नाराजगी जुड़ गई। पिछले चुनाव में वो बेरोजगारी का जो गुस्सा है, रोजगार के लिए शिक्षा मित्र लड़ रहे हैं, अनुदेशक मैदान में है, आपको एम्बुलेंस कर्मी मैदान में है, स्वास्थ्य कर्मी मैदान में है, सब आंदोलन कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों की भर्ती का सवाल है, सारे सवालों को लेकर के आंदोलन हुए। ये इस दौर में भर्तियां नहीं हुई तो वो स्थिति बदली हुई है। महंगाई का फर्क है पिछले चुनाव के मुकाबले अभी। तो ये जो शासन है, तो विकास के दावों के बीच ये सारी गतिविधियां हुई हैं जिससे कि एक गुस्सा पैदा हुआ है। अब आप रघुवंशी जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सारे चैनल्स में लोग वोकल हो करके बता रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था के नाम पर योगी और मोदी जी को वोट करने वाले हैं। ये बता रहे हैं, मैं चैनल में बैठा हुआ हूं, मैं भी सुन रहा हूं, बता रहे हैं। लेकिन इस बात को समझिए, इसी तरीके से वोटर बंगाल के चुनाव में भी वोकल था। क्योंकि आज माइक आईडी देख करके वोटर रिएक्ट करता है, वो जानता है कि कौन गोदी मीडिया है, कौन नॉन गोदी मीडिया है, कौन सोशल मीडिया है, कौन क्या है। ये एक बदलाव है, इससे हम कोई कंक्लूसिव नहीं हो, क्योंकि अगर वही होता तो बंगाल में तो फिर जीत जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। उस समय भी सारे लोग वही कह रहे थे कि ममता बनर्जी से सब परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल जब तक ईवीएम अपने नतीजे नहीं बताती है और जब तक पेटियां नहीं खुलती तब तक तो लोग दावे भी करते रहते हैं और अपने अपने जो कयास आराइयां होती हैं उसे बताते रहते हैं। लेकिन 10 तारीख को बिल्कुल सही आपने प्रेम कुमार जी बताया कि जब नतीजे आना शुरू होंगे तभी पता चलेगा कि लोगों के जहन में क्या है और किसके दावे में कितना दम है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत सिंह टीटू जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। इंद्रजीत सिंह टीटू, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सर 2017 में हमने देखा था कि आरएलडी की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही थी और इसी पहले फेज की बात करें तो समाजवादी पार्टी की भी जो कारकर्दगी थी बहुत मायूसकुन थी। दोनों ऐसी पार्टियों का इस बार अलायंस हुआ है जो 2017 में पहले फेज में बुरी तरह से एक तरह से हारी थी, उनकी शिकस्त हुई थी। क्या वो बीजेपी को रोक पाएंगे? देखिए, बात यह है जनाब कि पहले विरोध हमारे मार्गदर्शक चौधरी अजीत सिंह जी के पास कमान थी, उधर नेता मुलायम सिंह धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के हाथ में। जिस उम्र में जयंत जी और अखिलेश जी आज हैं, जब कभी उस उम्र में चौधरी साहब और मुलायम सिंह जी थे तो उनका भी जलवा था। समय के हिसाब से बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। एक दोनों यंग लड़के हैं, काबिल लड़के हैं, उनके पास एक विजन है। जब उस विजन को लेकर वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। यूपी में इससे पहले भी 2 लड़के आए थे, आपको याद होगा, 2 लड़कों का इत्तेहाद और अलायंस इससे पहले भी आपने देखा होगा और उसका क्या हश्र हुआ था। मैं बताता हूं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जहां बात कर रहे हो, कांग्रेस की जो कार्यशैली, जो उसके अपने अपने आदमी छोड़ के जा रहे हैं और ये उनपे लगा कि वो आदमी, वो पार्टी परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रही। आप देखिए ना, डे बाय डे जो एक बड़े एक स्तंभ की तरह थे, वो लोग कांग्रेस को छोड़ के चले गए। बहुत सारी चीजें हैं, समय के हिसाब से कई बदलाव आते हैं, कई डिसीजन काम करते हुए आदमी से अच्छे भी हो जाते हैं, कहीं गलत भी हो जाते हैं। हमारे पंजाबियों में कहावत है, राह पे आ जानी है या वहां पे आ जानी है। राह पे जाएंगे तो पता लगेगा रास्ता कैसे है, वहां पे आ जानी है मतलब वास्ता पड़ेगा तो कैसे लगेगा। और दूसरी बात है कि जीवन में कभी आदमी पूर्ण नहीं होता है,
हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है। कोई इसके लिए अलग से क्लास नहीं लगती है। जीवन के तजुर्बे ही आदमी को प्रफुल्लित करते हैं, जीवन के तजुर्बे ही आदमी को परिपक्व करते हैं। तो डिसीजन अच्छे भी होते हैं, गलत भी होते हैं। उन्होंने बहन मायावती जी के साथ भी अखिलेश जी ने करा था जी। बहन जी ने भी सारे गिले शिकवे खत्म करे थे, समाजवादी पार्टी ने भी करे थे। एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भी, यानी आरएलडी समाजवादी पार्टी का ये जो अलायंस है इस एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रजीत जी, क्योंकि हमने देखा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिजल्ट आने के बाद फिर रिश्ते के किस तरह से बिगड़ गए थे। मायावती और अखिलेश यादव के रिश्ते रिजल्ट आने के बाद किस तरह से बिगड़ गए थे। अब ऐसे ही यहां पर आरएलडी यानी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की भी जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। नतीजे अगर आपके हक में नहीं आते तो रिश्ते भी खराब होंगे, ये एक तरह से मानकर चला जाए। मैं हरिहर रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा। एक छोटी सी बात कह के खत्म करो। जी ठीक है, बात पूरी कर लीजिए जी। मैंने जो पढ़ा और देखा, मैं स्वर्गीय चरण सिंह जी के समय में उतना ज्यादा सक्रिय तो नहीं था जी, उनसे कुछ लेकिन सीख पाया। मैं एक्टिव था, मुझे समझ थी जी। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि मेरे दो पुत्र हैं, एक मुलायम सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी। मुलायम सिंह जी ने चौधरी साहब के से ही कुछ सीखा, राजनीति के गुण सीखे चरण सिंह जी से, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा में कई बार डिसीजन अच्छे भी हो जाते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन मेरे को जो आत्मविश्वास है, मैं जो अपना जीवन का 27-28 साल का राजनीतिक जीवन है मेरा, मैं आपको कह रहा हूं कि उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और ये लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे लेकर ले जाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। ठीक है। अब ये दावे में कितनी सच्चाई है और किस तरह से आप लोग जीत कर आएंगे, क्या कुछ प्लानिंग है और ये दावे कितने सच्चे होंगे 10 तारीख को ही इंद्रजीत जी पता चलेंगे। मैं रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा। रघुवंशी जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, बीजेपी को हमेशा हमने देखा है कि डेवलपमेंट और तरक्की का नारा लगाती है ये पार्टी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं फिर चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, फिर शमशान कब्रिस्तान होता है, फिर मंदिर मस्जिद होती है, और इस तरह से पटरी पर उतरती क्यों चली जाती है। अगर आपने वाकई में डेवलपमेंट का काम किया है, आपने वाकई में बेरोजगारों के लिए काम किया है, आपने वाकई में हेल्थ और एजुकेशन के लिए काम किया है, तो फिर आपको वोट भी इसी इशू पर मांगना चाहिए। अब्बू भाई, पहले तो जो हमारे आरएलडी के साथी कह रहे हैं मैं उनकी बात बता दूं। आज तक जो भी सपा ने अलायंस किया है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, कोई भी अलायंस कामयाब नहीं हुआ है। हर जगह वो फेल हुए हैं और इस बार भी बुरी तरह फेल होने वाले हैं। वही स्थिति होने वाली है जो बुआ और भतीजे की हुई थी। एक चीज। दूसरी चीज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दिया है, चाहे राजा महेंद्र सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, चाहे गन्ने का भुगतान हो, 1,43,000 करोड़ का भुगतान हो, जहां एक तरफ इस तरह का विकास है, दूसरी तरफ कैराना है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, डर का वातावरण है, ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं। तो कभी भी विकास और विनाश दोनों चीजों को मतदाता तौलता है। ये परीक्षा की घड़ी है। हमने जो काम किया, आवाम तो ये सब डर भूल गए। आवाम 2013 में क्या हुआ वो भूल गए, मुजफ्फरनगर में, कैराना में क्या कुछ हुआ आवाम भूल गए। उसे तो जब चुनाव आता है तो सियासी लीडर याद दिला देते हैं। सियासी लीडर बार बार उसे इतना कुरेदते हैं कि वो चीजें याद आ जाती हैं। नहीं, याद नहीं आ जाती। कोई जख्मों को भूलता नहीं। जिसके चाहे वो व्यापारी हो, व्यापारी का भी नुकसान हुआ है, दंगा होता है तो व्यापारी का भी नुकसान होता है, हिंदू का भी नुकसान होता है, मुसलमान का भी नुकसान होता है, जो तटस्थ रहता है, जिसको किसी राजनीतिक पार्टी से बहुत लेना देना नहीं, उसका भी नुकसान होता है। हर व्यक्ति का नुकसान होता है। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसका नुकसान नहीं होता। और जब परीक्षा की घड़ी आती है तब वो सारी चीजें सबको याद आती हैं। जिसका बेटा चला जाता है, नहीं, बिल्कुल यही बात हम भी कह रहे हैं कि आज इम्तिहान का दिन है। आज इम्तिहान का दिन है और अवाम ने किसके हक में क्या कुछ तय किया है ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज अवाम का दिन है। आज तय अवाम को करना है। वोट अवाम ने किया है तो क्या कुछ सोच कर किया, ये तमाम चीजें अवाम के जहन में चल रही हैं। इंद्रजीत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्या? ठीक है, शायद इंद्रजीत जी मेरे साथ नहीं है। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, कौन से ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो 2017 से 2022 को अलग कर रहे हैं आपकी नजर में? क्या कुछ इस बार
अलग होने जा रहा है 2017 के मुकाबले में? देखिए, कई तरह की बातें, जैसे 2017 में राम मंदिर नहीं बना था, अभी राम मंदिर बन रहा है, तो ये भी इससे जुड़ी हुई मथुरा और काशी की उम्मीद भी दिखाई जा रही है, हिंदुत्व का एजेंडा भी है, तो ये भी एक मसला है। और दूसरी बात, तो मैंने जो पहली कुछ बातें बताई उसमें कुछ और जोड़ता हूं, जैसे कि पिछली बार ब्राह्मण जो थे बहुत खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस बार उनकी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, और इस नाराजगी के बारे में खुल करके बीजेपी के किसी भी नेता ने आकर के नहीं कहा कि हम मनाने आ रहे हैं। इवन योगी आदित्यनाथ जी से किसी ने सवाल किया, पत्रकार ने, कि आप पर यह आरोप लगता है आप क्षत्रिय के लिए पक्षपात करते हैं, यह भी आरोप है, तो उनका जवाब होता है कि हाँ, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं। तो यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक, जो हिंदू परंपरा में योगी होते हैं वो किसी जाति के नहीं हो सकते, उनको जाति पर गर्व करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए वो, लेकिन अगर वो जाति पर गर्व करें तो योगी कैसे, ये भी हिंदू सोच रहे होंगे। और दूसरी बात है कि एक मुख्यमंत्री के लिए भी जाति और धर्म पर गर्व करने का नहीं होता है, नैतिकता नहीं होती है, तो ये भी स्थितियां हैं। लेकिन कोई ब्राह्मण को आगे आकर के वो मनाने नहीं आए कि हाँ हमसे गलती हुई या हम गलती को ठीक कर लेंगे, ये भी बोलने कोई नहीं आया। हालांकि एक समिति बनी बीजेपी में ब्राह्मणों को मनाने के लिए, तो इससे ये भी संदेश गया कि ब्राह्मण नाराज है वाकई, तो ये भी फर्क आया। इसके अलावा कई छोटी छोटी पार्टियां जो उनसे अलग हुई, तो ये एक स्थिति अलग हुई, लेकिन वो जाके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई, तो ये एक और दूसरी स्थिति पैदा हुई। ये एक बड़ा तो आज फैक्टर हो सकता है, समाजवादी पार्टी के तरफ में गोलबंदी हुई, इधर से हटके उधर जमा हुए, और इसके बाद किसान का फैक्टर आ गया, जो कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के रूप में सामने है, ये भी एक नया फैक्टर है। और इस दौरान जो आर्थिक विकास है, बेरोजगारी का बढ़ना है, ये सारी आर्थिक विकास में भी आप देखिए, हालांकि ये आम जनता इस चीज को बहुत नहीं लेती। प्रेम कुमार जी, बहुत मुख्तसर में मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करें, 2017 में मुस्लिम वोट बुरी तरह से बटा था, डिवाइड हो गया था, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी वाली जो सीटें वेस्टर्न यूपी की थी, वहां पर बीजेपी 14 सीटें जीत कर आई थी। क्या इस बार भी आपको लग रहा है, उसमें आप एमआईएम जो फैक्टर है उसे भी जोड़कर रखिए, क्या आपको लग रहा है, और बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी तादाद में खड़े किए, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी जो मुस्लिम वोट है वो बटेगा, वो छिटक जाएगा इस बार भी? इस बार ऐसा नहीं लगता। कारण क्या है कि पोलराइजेशन की कोशिश किधर से भी होती है, तो दोनों तरफ पोलराइजेशन होता है, हिंदुओं का भी होता है, मुसलमानों का भी होता है। आप देखिए, मान लीजिए कर्नाटक में कुछ घटना घट रही है, तो वो भी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके ही हो रही है। हरिद्वार में अगर कुछ धर्म संसद में कहा जाता है, वो भी चुनाव को ध्यान में रख करके ही होता है। इन सारी कोशिशों के बीच जो अल्पसंख्यक होता है वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो वो फिर एकजुट मतदान और रिजल्ट ओरिएंटेड मतदान देने की कोशिश करता है। बिल्कुल। मैं इंद्रजीत सिंह टीटू जी, इंद्रजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। इंद्रजीत जी, जब भी चुनाव आता है, 2013 में मुजफ्फरनगर और इसके अलावा शामली और फिर कैराना का जो माइग्रेशन वाला मामला है, जब जब चुनाव आते हैं ये इशू उठाए जाते हैं, और फिर चुनाव है और फिर ये तमाम इशू गरमाए हुए हैं। हो क्या रहा है कि हमेशा सत्ताधारी पार्टी ने, चाहे केंद्र का चुनाव हो और कभी यूपी का चुनाव हो, इन्होंने हमेशा मुसलमान भाइयों का नाम लेके हिंदू भाइयों को डराया, उनके मन में एक दहशत पैदा करने की कोशिश करी। ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। ये पहले वाला मुसलमान नहीं, और मुसलमान भाई कोई आज 7 साल के अंदर इंडिया में नहीं आए हैं। जब से देश बना है, ये वही भाई मुसलमान तो भाई हैं जो डिवाइडेशन के टाइम कहा गया था कि जिनको पाकिस्तान जाना पाकिस्तान चले जाओ, जिनको यहाँ रहना यहाँ रह लो। ये वही तो लोग हैं। समाज में हर जाति, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक दो आदमियों से, किसी एक लिमिटेड लोगों की वजह से पूरा समाज खराब नहीं हो जाता है। हमारे समाज के अंदर भी कुछ गलत लोग होंगे, आपके समाज के अंदर भी कुछ गलत लोग होंगे, और समाजों में भी गलत लोग होंगे, लेकिन अगर 1 या 2 या 4 या 10 शख्स अगर कोई गलत है, तो पूरी कौम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ये हमेशा डरा के वोट की, अब आप ऐसा करोगे हिंदू कमजोर पड़ जाएगा, मुसलमान ताकतवर हो जाएगा,
अरे भाई, आपके पास अगर अधिकार है, आप वोट का अधिकार बंद कर दीजिए मुसलमान भाइयों को। अगर आपको इतना 80-20 करना है तो ये क्या जरूरत है? आप मुद्दों की बात करिए, आप विकास की बात करिए, आप रोजी रोजगार की बात करिए, आप किसान की बात करिए, आप महिला सुरक्षा की बात कीजिए, माता बहन। बिल्कुल, बहुत से इश्यूज हैं और बहुत पिछड़े हुए हम लोग हैं और बहुत से इश्यूज हैं जिस पर पार्टियों को गौर व फिक्र करना चाहिए और उन इश्यूज पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं तो तरक्की और डेवलपमेंट के जो नारे होते हैं वो पटरी से उतर जाते हैं और फिर वही जात पात और मजहब की जो सियासत होती है वो एक तरह से हावी हो जाती है। यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं।